बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रताप राय ने बेरुखी से जुबैर से कहा, तुम किसी कैदी से बातचीत नहीं कर सकते। मैंने सिपाहियों को हुक्म दे दिया है कि राजा के सामने पेश होने से पहले तुम्हें अपना संदूक खोल कर देखने की भी इजाज़त नहीं। जयराम कुछ कहना चाहता था, लेकिन फौज के एक अफसर ने आकर प्रताप राय को इतला दी कि महाराज आपको याद फरमाते हैं। जयराम ने प्रताप राय के साथ जाना चाहा, लेकिन उसने कहा, महाराज ने मुझे याद फरमाया है, तुम्हें नहीं। तुम इत्मीनान से बैठे रहो, जब तुम्हें बुलाया जाएगा मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। प्रताप राय जहाज से लूटा हुआ माल उठवा कर चला गया और जयराम परेशानी की हालत में इधर उधर टहलने लगा। जुबैर बाकी कैदियों के साथ ही एक कमरे में बैठा हुआ था। उसने टहलते टहलते अंदर झांक कर देखा, लेकिन पहरेदार ने उसे एक तरफ धकेलते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। जयराम से एक मामूली पहरेदार का यह सलूक देखकर जुबैर और उसके दूसरे साथियों को यकीन होने लगा कि वह उनके साथ एक ही कश्ती में सवार है। गरूबे आफ्ताब से कुछ देर पहले राजा के एक सिपाही ने जयराम को इत्तला दी कि महाराज आपको बुलाते हैं। जयराम काठियावाड़ के राजा के तहाइफ का संदूक उठवाकर राजा के महल में पहुंचा। पहरेदार उसे महल के एक कमरे में ले गए। राजा दाहर सगे मार मार के चबूतरे के ऊपर सोने की कुर्सी पर बैठा हुआ था। प्रताप राय के अलावा देबल का हाकिम आला और सेनापति ओदे सिंह और उसका नौजवान बेटा भीम सिंह, जो अरोर से राजा के साथ आए थे, उसके सामने खड़े थे। जयराम ने राजा को 3 बार झुककर प्रणाम किया और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। 2 सिपाहियों ने आबनूस का संदूक राजा के सामने लाकर रख दिया। जयराम ने राजा के हुक्म से संदूक खोला। राजा ने जवाहरात पर एक सरसरी निगाह डाली, फिर प्रताप राय की तरफ देखा और जयराम से सवाल किया, हमने सुना है कि तुम अरबों की हमायत करना चाहते हो। तुमने हमारे मुतल्लिक ये भी कहा है कि हम अरबों का मुकाबला नहीं कर सकते, और तुमने हमारे वफादार प्रताप राय पर तोहमत लगाने के लिए एक अरब लड़की और अपनी बहन को कहीं छुपा दिया है। जयराम ने जवाब दिया, अंधाता, मुझे ये यकीन ना था कि प्रताप राय ने आपके हुक्म से उनके जहाज़ों को लूटा था। उनका देबल में ठहरने का इरादा ना था। उन्होंने मुझे अपने रास्ते में बहरी डाकुओं से छुड़ाया था। देबल में उन्हें मैं अपने मेहमान बनाकर लाया था, और अपने मेहमानों की रक्षा एक राजपूत का धर्म है। अरब लड़की और अपनी बहन के मुतल्लिक मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि जब जहाज लूटे जा रहे थे मैं एक कोठरी में बंद था। राजा दाहर ने कहा, तुमने प्रताप राय से यह कहा था कि तुमने अरबों को उसकी कैद से छुड़ाने के लिए यह बहाना तराशा था। अंदाता, मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन राजा ने सख्त लहजे में कहा, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। अगर अरबों ने शिकायत की कि जहाज पर से उनकी एक लड़की गायब हुई है, तो तुम्हें उस लड़की को हमारे हवाले करना पड़ेगा। जयराम ने कहा, महाराज, अगर अरब मुझ पर यह शुबा जाहिर करें कि लड़की को मैंने अगवा किया है, तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। हम तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझते हैं। अगर अरबों ने तुम्हें कसूरवार ना ठहराया, तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने उनकी मर्जी से लड़की को कहीं छुपा रखा है। तुम जानते हो कि हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिनसे उन्हें सच बोलने पर मजबूर किया जा सकता है। जयराम ने कहा, अंधाता, अगर आप मुझे कसूरवार ठहराते हैं तो जो सजा जी में आए दे ले, लेकिन अरबों के साथ पहले ही ज्यादती हो चुकी है। तो तुम हमारे दुश्मनों के साथ दोस्ती का दम भरते हो, राजा ने कहा। जयराम ने कहा, वो आपके दुश्मन नहीं, वो सिंध को अरब का एक पुरअमन हमसाया ख्याल करते थे, वरना वो देबल के करीब से भी ना गुजरते। अगर वो नेक नियत ना होते तो जवाहरात का ये संदूक, जो मैं महाराजा काठियावाड़ की तरफ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आप तक ना पहुँचता। राजा ने कहा, काठियावाड़ के जवाहरात सरंदीप के जवाहरात के मुकाबले में पत्थर मालूम होते हैं। जयराम ने कहा, महाराज, मैं जौहरी नहीं, एक सिपाही हूँ। मैं पत्थरों को नहीं पहचानता, लेकिन आपके दोस्त और दुश्मन को पहचानता हूँ। मैं इन पत्थरों के साथ आपकी खिदमत में महाराजा काठियावाड़ की दोस्ती का पैगाम लाया हूँ। इन पत्थरों की कीमत अगर एक कौड़ी भी ना हो, तो भी वो हाथ जो आपके सामने ये नाचीज तहफ़ पेश कर रहा है बहुत कीमती है। लेकिन प्रताप राय ने अरब जैसी पुरअमन और ताकतवर हमसाया सुल्तनत के जहाज लूट कर जो कुछ आपके लिए हासिल किया है, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अंदाता, आपको मुसलमानों से दुश्मनी मोल लेने से पहले बहुत सोच विचार से काम लेना चाहिए। उनका हाथ हर हाथ से मजबूत है और उनका लोहा लोहे को काटता है। वो जेठ की आंधियों की तरह उठते हैं और सावन के बादलों की तरह छा जाते हैं। उनके मुकाबले पर आने वालों को ना समुंदर पनाह दे सकता है, ना पहाड़। उनके घोड़े पानी में तैरते और हवा में उड़ते हैं। आपने बरसात में दरियाए सिंध की लहरें देखी हैं, लेकिन उनकी फतुहात का सैलाब इससे कहीं ज्यादा तुंदो तेज है। राजा दाहर की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। उसने चिल्लाकर कहा, डरपोक गीदड़, तुम्हारी रगों में राजपूत का खून नहीं। मेरे मुल्क में तुम्हारे जैसे बुजदिल को
जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जयराम ने कहा, मैं इस वक्त महाराजा काठियावाड़ का एलची हूँ। मैं खुद ऐसे मुल्क में नहीं रहना चाहता जिसमें दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त ख्याल किया जाए। राजा ने कहा, काठियावाड़ का राजा अगर खुद भी यहाँ मौजूद होता तो भी मैं ये अल्फाज सुनने के बाद उसे सजा देता। प्रताप राय, इसे ले जाओ, हम कल इसकी सजा का फैसला करेंगे। अरबों के सरगना को हमारे सामने पेश करो। प्रताप राय ने सिपाहियों को आवाज दी और 8 आदमी नंगी तलवारें लिए नमूदार हुए। प्रताप राय ने जयराम को चलने का इशारा किया। जयराम नंगी तलवारों के पहरे में प्रताप राय के आगे चल दिया। उदय सिंह जयराम की तकरीर के दौरान ये महसूस कर रहा था कि एक सरफिरा नौजवान उसके अपने ख्यालात की तर्जुमानी कर रहा है। उसने कहा, अगर मुझे इजाज़त हो तो कुछ अर्ज करूं? राजा ने जवाब दिया, तुम्हारे कहने की ज़रूरत नहीं। हम इसे ऐसी सज़ा देंगे जो बरहमन आबाद के लोगों को देर तक ना भूले। उदय सिंह ने कहा, लेकिन महाराज, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इसने जो कुछ कहा है नेक नियति से कहा है। हमें चंद हाथियों और जवाहरात के लिए अरबों के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। हमें अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन अरब नहायत सख्त जान दुश्मन हैं। राजा ने कहा, उदय सिंह, एक गीदड़ की चीखें सुनकर तुम भी गीदड़ बन गए। ये अरब ऊँटनियों का दूध पीने वाले और जो कि रूखी सूखी रोटी खाने वाले हमारे मुकाबले की जुर्रत करेंगे। महाराज, वो ऊँटनियों का दूध पीकर शेरों से लड़ते हैं, जो कि रोटी खाकर पहाड़ों से टकराते हैं। राजा ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वह ऊँटों पर चढ़कर हमारे हाथियों के मुकाबले के लिए आएंगे? अन्नदाता, बुरा ना मानिए, उनके ऊँट ईरान के हाथियों को शिकस्त दे चुके हैं। राजा ने गुस्से में आकर कहा, उदय सिंह, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी कि तुम अरबों के मुतालिक सुनी सुनाई बातों से मरगूब हो जाओगे। हम अरबों की सारी आबादी से ज्यादा सिपाही मैदान में ला सकते हैं। राजपूताना के तमाम राजा हमारे इशारे पर गर्दनें कटवाने के लिए तैयार होंगे। उदय सिंह ने कहा, महाराज, मुझे इनका खौफ नहीं, लेकिन मैं ये अर्ज करता हूँ कि हमें सोए हुए फितने को जगाने से कोई फायदा ना होगा। दूसरों की मदद के भरोसे पर एक ताकतवर दुश्मन से लड़ाई मोल देना ठीक नहीं। उदय सिंह, राजा ने कहा, तुम बार बार क्या कह रहे हो? सिंध के सामने अरब के सहराई एक ताकतवर दुश्मन की हैसियत हरगिज नहीं रखते। आखिर अरबों में क्या खूबी है जो हमारे सिपाहियों में नहीं? उदय सिंह ने कहा, महाराज, ऐसे दुश्मन का कोई इलाज नहीं जो मौत से ना डरता हो। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप कैदियों में से एक अरब को लाकर इसका इम्तिहान ले लें। तलवारें उनके खिलौने हैं। राजा ने भीम सिंह की तरफ देखा और कहा, क्यों भीम सिंह, तुम्हारा भी यही ख्याल है कि हमारे सिपाही अरबों के मुकाबले में कमजोर हैं? भीम सिंह ने जवाब दिया, महाराज, पिताजी अरबों के साथ पुरअमन रहने में भलाई समझते हैं, वरना हमने भी तलवारों के साए में परवरिश पाई है। अगर अरब मौत से नहीं डरते तो हमें मारने से पीछे नहीं हटना चाहिए। राजा ने कहा, शाबाश, देखा उदय सिंह, तुम्हारा बेटा तुमसे बहादुर है। उदय सिंह ने जवाब दिया, महाराज के मुंह से यह सुनकर मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन सेनापति के फराइज का एहसास मुझे मजबूर करता है कि मैं महाराज के सामने आने वाले खतरात को घटाकर पेश ना करूं। भीम सिंह अभी बच्चा है, इसने अरबों को लड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं मकरान की जंग में ये देख चुका हूं कि आम अरब सिपाही हमारे बड़े से बड़े पहलवान का मुकाबला कर सकता है। मकरान पर अरबों ने सिर्फ 600 सवारों के साथ हमला किया था और राजा के 4000 सिपाहियों को तिनकू की तरह बहा कर ले गए थे। जयराम को आप देर से जानते हैं, हमारे नौजवानों में उससे बढ़कर तलवार का धनी और कोई नहीं। अगर वो अरबों से इस कदर मरगूब है तो इसकी वजह यह नहीं कि वह बुज़दिल या महाराज का नमक हराम है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि वह अरबों से बिगाड़ के खतरे का सही अंदाजा कर चुका है। राजा ने तल्ख लहजे में कहा, तुम मेरे सेनापति हो, वजीर नहीं, और मैं इन मामलात में तुम्हारी समझ से काम नहीं लेना चाहता। अगर बुढ़ापे में तुम्हारी हिम्मत जवाब दे चुकी है तो तुम्हें इस ओहदे से सबकदोश किया जा सकता है, और तुम्हें यह भी हक नहीं कि तुम जयराम जैसे सरकश, गुस्ताख और बुज़दिल की सिफारिश करो। वो जो कुछ हमारे सामने कह चुका है वो उसे बड़ी से बड़ी सजा देने के लिए काफ़ी है। उदय सिंह राजा के तेवर देखकर सहम गया। उसने कहा, महाराज, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको मेरे मुतालिक गलत फहमी हुई है। मैंने इतनी बातें करने की जुर्रत इसलिए की है कि अभी तक आपने अरब के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया। अगर आप ऐलान जंग कर चुके हों तो मेरा फ़र्ज़ है, और सिर्फ मेरा ही फ़र्ज़ नहीं बल्कि हर सिपाही का यह फ़र्ज़ है कि आपकी फतह के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। जयराम की गुस्ताखी का मुझे अफसोस है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वक़्त आने पर वो भी एक वफादार राजपूत साबित होगा। अगर आप अरबों के साथ जंग करने का फैसला कर चुके हैं
تو ہمیں آج ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم عربوں کو ایسی شکست دیں کہ وہ پھر سر اٹھانے کے قابل نہ ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں افواج منظم کرنے کے علاوہ شمالی اور جنوبی ہندوستان کے تمام چھوٹے اور بڑے راجوں کا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ وہ سب آپ کا لوہا مانتے ہیں اور آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے۔ ہمیں کاٹھیا وار کے راجا کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے آپ کو تحائف نہیں بھیجے، خراج بھیجا ہے۔ اگر آپ جے رام کا جرم معاف کر دیں تو اس کی وساطت سے جنگ میں بھی مہاراجہ کاٹھیا وار کا تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ راجا نے قدرے مطمئن ہو کر کہا، اب تم ایک راجپوت کی طرح بول رہے ہو، لیکن جے رام عربوں کے ساتھ مل چکا ہے۔ اگر اسے معاف بھی کر دیا جائے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا؟ ہاں، میں نے سنا ہے کہ وہ ایک عرب نوجوان کی دوستی کا دم بھرتا ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے اور اسے تلوار کے مقابلے میں مغلوب کر لے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ ہوگا مہاراج، وہ آپ کا اشارہ پا کر پہاڑ کے ساتھ ٹکر لگانے کے لیے بھی تیار ہوگا۔ بہت اچھا، ہم تمہاری سفارش پر اسے موقع دیں گے۔ کل ہم جے رام کی نیک نیتی کے علاوہ تلوار چلاتے ایک عرب کی مہارت بھی دیکھ لیں گے۔ راجا نے اس کے بعد مجلس برخاست کی اور اٹھ کر محل کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن راجہ داہر نے برہمن آباد کے محل کے ایک کشادہ کمرے میں دربار منعقد کیا۔ سندھ کے دارالحکومت ارور سے اس کا وزیر بھی برہمن آباد پہنچ چکا تھا۔ وزیر، سیناپتی اور برہمن آباد کے امراء حسب مراتب تخت کے قریب کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ وزیر اور سیناپتی کے بعد تیسری کرسی، جس پر پہلے برہمن آباد کا گورنر بیٹھتا تھا، اب دیبل کے گورنر کو دے دی گئی تھی، اور برہمن آباد کا گورنر راجہ سے چند بالشت دور ہو جانے پر یہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے راجہ اور اس کے درمیان پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ راجہ کے بائیں ہاتھ 5ویں کرسی پر بھیم سنگھ براجمان تھا۔ باقی امراء بائیں طرف دوسری قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کرسیوں کے پیچھے 15-20 عہدیدار دائیں بائیں 2 قطاروں میں کھڑے تھے۔ تخت پر راجہ کے دائیں اور بائیں 2 رانیاں رونق افروز تھیں۔ ایک حسین و جمیل لڑکی راجہ کے پیچھے سراہی اور جام لیے کھڑی تھی۔ درباری شاعر نے مترنم آواز میں راجہ کی تعریف میں چند اشعار پڑھے۔ اس کے بعد کچھ دیر رقص و سرور کی محفل گرم رہی۔ راجہ نے شراب کے چند جام پیے اور قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی زبیر کو پائے زنجیر دربار میں لے آئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد جے رام داخل ہوا۔ زبیر کی طرح اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں نہ تھیں، لیکن اس کے آگے پیچھے ننگی تلواروں کا پہرا زبیر کو یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ اس کی حالت اس سے مختلف نہیں۔ راجہ نے پرتاپ رائے کی طرف دیکھا۔ یہ ہماری زبان جانتا ہے؟ اس نے اٹھ کر جواب دیا، جی مہاراج، یہ اجنبی زبانیں سیکھنے میں بہت ہوشیار معلوم ہوتا ہے۔ راجہ نے زبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ زبیر، اس نے جواب دیا۔ راجہ نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تم ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بے چین تھے۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیبل کی بندرگاہ پر ہمارے جہاز کیوں لوٹے گئے ہیں اور ہمیں قیدی بنا کر ہمارے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ راجہ نے قدرے بے چین ہو کر جواب دیا، نوجوان، ہم پہلے سن چکے ہیں کہ عربوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، لیکن تمہیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی خاطر ذرا ہوش سے کام لینا چاہیے۔ زبیر نے کہا، ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، اگر آپ کو اس کا علم نہیں تو یہ اور بات ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ دیبل کے گورنر نے بغیر کسی وجہ کے ہم پر دست درازی کی۔ اگر آپ کو ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہو تو ہم اسے دور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر سندھ کی طرف سے یہ قدم ہماری غیرت کا امتحان لینے کی نیت سے اٹھایا گیا ہے تو ہم والی سندھ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے اچھوت نہیں جن کی فریاد ان کے گلے سے باہر نہیں آ سکتی۔ آج تک ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی جرت کسی نے نہیں کی، اور سندھ کی سلطنت کو میں ایسی سلطنت نہیں سمجھتا جو ایران کی زرہیں اور روما کے ہول کاٹنے والی شمشیروں کی ضربیں برداشت کر سکے۔ وہ قوم جو روئے زمین کے ہر مظلوم کی داد رسی اپنا فرض سمجھتی ہے، اپنی بہو بیٹیوں کی بے عزتی پر خاموش نہیں بیٹھے گی۔ راجہ نے وزیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سنو، ایک قیدی ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ وزیر نے جواب دیا، مہاراج، یہ عرب بہت باتونی ہیں۔ ایران اور روم کی فتوحات نے انہیں مغرور بنا دیا ہے، لیکن انہیں سندھ کے شیروں سے واسطہ نہیں پڑا۔ زبیر نے جواب دیا، ہم نے دیبل میں شیروں کی شجاعت نہیں دیکھی، لومڑیوں کی مکاری دیکھی ہے۔ زبیر کے ان الفاظ کے بعد تمام درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اودے سنگھ موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، مہاراج، چند دن قید میں رہ کر یہ نوجوان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس سپاہی کی تلوار کند ہو اس کی زبان بہت تیز ہوتی ہے۔ زبیر غصے کی حالت میں اودے سنگھ کی دوستانہ مداخلت کا مطلب نہ سمجھ سکا اور بولا، مجھ پر پیچھے سے وار کیا گیا ہے،
वरना मेरी तलवार के मुतल्लिक तुम्हारी ये राय ना होती। प्रताप राय ने उठकर कहा, महाराज ये झूठ कहता है, हमने इसे लड़कर गिरफ्तार किया था। जुबैर ने गुस्से और हकारत से कांपती हुई आवाज में कहा, बुज़दिल आदमी, तुम इंसानियत का जलील तरीन नमूना हो। मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे चेहरे पर खौफ व हरास के आसार जाहिर हैं। लोमड़ी शेर को पिंजरे में भी देखकर बदहवास है। मेरा सिर्फ एक हाथ खोल दो और मुझे मेरी तलवार दे दो, फिर इन सब को मेरे और तुम्हारे दावे की सदाकत मालूम हो जाएगी। प्रताप राय फटी फटी निगाहों से हाजरीन दरबार की तरफ देख रहा था। बरहमनाबाद का गवर्नर जुबैर की आमद को ताईद गैबी समझ रहा था। उसने उठकर दरबार का सकूत तोड़ा और कहा, महाराज यह खश्तरी धर्म की तौहीन है कि एक मामूली अरब भरे दरबार में सरताप प्रताप राय को बुज़दिली का तना दे। आप सरदार प्रताप राय को इजाजत दें कि वो इसका दावा झूठा साबित कर दिखाएं। ओदे सिंह को प्रताप राय से कम नफरत ना थी, लेकिन वो जयराम को राजा के अताब से बचाना ज्यादा जरूरी ख्याल करता था और उसे बचाने की उसके जहन में यही सूरत थी कि जयराम जुबैर का मुकाबला करके राजा के शकूक रफा कर दे कि वो अरबों का दोस्त है। उसने उठकर कहा, महाराज बरहमन आबाद के हाकम का ख्याल दुरुस्त नहीं। सरदार प्रताप राय का रुतबा ऐसा नहीं कि वो एक मामूली अरब से मुकाबला करें। ये उनकी तौहीन है। इस नौजवान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमारे पास हजारों नौजवान मौजूद हैं। अगर महाराज को नागवार ना हो तो आप जयराम को यह साबित करने का मौका दें कि वह मलीच अरबों का दोस्त नहीं। राजा ने जवाब दिया कि तुम कई बार जयराम की सिफारिश कर चुके हो, लेकिन इसकी बातें ये जाहिर करती हैं कि वो अरबों से बहुत ज्यादा मरगूब है। क्यों जयराम, तुम अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए तैयार हो? जयराम ने इल्तिजाइया अंदाज में कहा, महाराज मैं आपके इशारे पर आग में कूद सकता हूँ, लेकिन जुबैर मेरा मेहमान है और मैं इस पर तलवार नहीं उठा सकता। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। ओदे सिंह ने दिल बर्दाश्ता होकर जयराम की तरफ देखा। राजा ने चिल्लाकर कहा, इस गधे को मेरे सामने से ले जाओ, इसका मुंह काला करके शहर की गलियों में फिराओ और पिंजरे में डाल दो। कल उसे मस्त हाथी के सामने डाला जाएगा। ओदे सिंह, तुमने इस अरब के सामने हमें शर्मसार किया। और प्रताप राय, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम देबल में इसे नीचा दिखा चुके हो, अब तुम्हारी तलवार न्याम से बाहर क्यों नहीं आती? तुम सबको सांप क्यों सूंघ गया? नौजवान भीम सिंह ने उठकर तलवार बेनियाम की और कहा, महाराज मुझे इजाजत दीजिए। भीम सिंह की देखा देखी तमाम दरबारियों ने तलवारें खींच ली। सबसे आखिर में प्रताप राय ने तलवार निकाली, लेकिन उसकी निगाहें राजा से कह रही थी कि मेरे हाल पर रहम करो। दरबारियों को राजा के इशारे का मुंतजर देखकर जुबैर ने अपने होंठों पर एक हकारत अमेज मुस्कुराहट लाते हुए कहा, बस अब जाने दीजिए। मुझे यकीन हो गया है कि अपने हरीफ को पाए जंजीर देखकर आपके दरबारी बुज़दिल कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन कुदरत लोमड़ियों के सामने शेरों को हमेशा बांध कर पेश नहीं करती। भीम सिंह ने कहा, महाराज इसकी बेड़ियां खुलवा दीजिए, मैं इसे अभी बता दूंगा कि शेर कौन है और लोमड़ी कौन। राजा के इशारे पर सिपाहियों ने जुबैर की बेड़ियां उतार दी और उसके हाथ में एक तलवार दे दी गई। लेकिन वजीर ने कहा, महाराज आपके दरबार में मुकाबला ठीक नहीं। राजा ने जवाब दिया, ठीक क्यों नहीं? इसी दरबार में हमारे सिपाहियों को बुज़दिली का ताना दिया गया है और हम ये चाहते हैं कि यहीं उसका इंतकाम लिया जाए।